आज का हमारा टॉपिक होगा अंतःशास्त्रीय उपागम। अंतःशास्त्रीय उपागम है, इस अवधारणा का जो विकास है वो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात समाज विज्ञानों में हुआ। अर्थात यह एक तरह से समाज विज्ञानों में नई खोज थी, नई शुरुआत थी। सबसे पहले हम अंतःशास्त्रीय उपागम का अर्थ जान लेते हैं। अंतःशास्त्रीय उपागम से अभिप्राय है अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंधों के लक्षण पर जोर देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि समाज विज्ञान अलग अलग तरह की हैं, जैसे कि समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि। जब किसी एक समाज विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो अन्य समाज विज्ञानों का भी सहारा ले लिया जाता है और इसी को अंतःशास्त्रीय उपागम कहा जाता है। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई समाज विज्ञान अपने विषय के अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों की सहायता लेता है तो वह उसकी अवधारणाओं, पद्धतियों, विषय वस्तुओं आदि की भी सहायता लेता है। ये सहायता उधार के रूप में नहीं ली जाती, बल्कि उसे समझकर आत्मसात किया जाता है ताकि सही परिणाम पहुँचे जा सके। इससे अभिप्राय यह है कि विषय वस्तु एवं तकनीकों को अन्य विषयों से अन्य विषयों में स्थानांतरित करना है। अगर उदाहरण के रूप में हम समझें, जब कोई राजनीतिक वैज्ञानिक भारत के तेलंगाना या बोडोलैंड जैसे विदर्भ राज्यों की मांगों के कारण का विश्लेषण करता है तो आर्थिक असंतुलन और आर्थिक विषमता को प्रमुख कारण मानते हुए अर्थशास्त्र के तथ्य और आंकड़ों को इकट्ठा करता है, तो वह राज्य पुनर्गठन की मांग को सही और व्यापक दृष्टिकोण में समझने के लिए अर्थशास्त्र की तकनीकों का स्थानांतरण करता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि एक समाज विज्ञान है वह दूसरी समाज विज्ञान का अपने अध्ययन के क्षेत्र में सहारा ले रही है। अगर हम बात करें सिज्विक के अनुसार, यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो ये अत्यधिक लाभदायी होगा कि हम उस विषय का, विज्ञान का अन्य विषय या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर ये जानने का प्रयास करें कि उस विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है और उसने स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है। एक समाज विज्ञान है वह दूसरे विज्ञान को सहारा भी देती है और उससे कुछ लेती भी है। जैसे कि अगर राजनीति विज्ञान में तथ्यों और आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है तो अर्थशास्त्र का सहारा लिया जाता है। अगर राजनीति विज्ञान में समाज का अध्ययन किया जाता है तो समाजशास्त्र का सहारा लिया जाता है। अगर राजनीति विज्ञान में मनुष्य के मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इसमें मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एक समाज विज्ञान है वह दूसरी समाज विज्ञान का सहारा लेकर के न केवल नवीन तकनीकों को अपना सकती है बल्कि अपने शब्द भंडार में वृद्धि भी कर सकती है और इसके साथ साथ नित नए शोध भी कर सकती है। आजकल राजनीति विज्ञान को एक तरह से एक अनुभववादी विज्ञान माना जाने लगा है और यह कोशिश की जा रही है कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान की भांति नवीन तकनीकी नए शोध हैं वो किए जाएं। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के साथ साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी सहारा लिया जाए, जिससे कि राज्य, सरकार, समाज, मनुष्य और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं और मनुष्य के जो व्यवहार है उसका आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो हम ये देखते हैं कि अंतःशास्त्रीय जो अध्ययन है ये राजनीति विज्ञान के लिए एक नवीन विषय के रूप में लागू किया गया और अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उसको इसमें शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में जो अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण है उसके लिए मुख्य रूप से 3 धारणाएं स्पष्ट हैं। एक है परंपरावादी, दूसरी है व्यवहारवादी और इसके अलावा मार्क्सवादी धारणाएं के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे परंपरावादी दृष्टिकोण का। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतःशास्त्रीय उपागम धारणा का अभिप्राय किसी विषय विशेष या अन्य विषयों की तकनीक, उपलब्धियों तथा परिणामों की सहायता से समृद्ध तथा विकसित करने का व्यवस्थित प्रयत्न है। विषय विशेष की इस समृद्धि का अभिप्राय दूसरे विषयों के तथ्यों और तकनीकों को उधार लेना नहीं है। इस समृद्धि का ध्येय अन्य विषयों को आत्मसात करना है।
कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर एक समाज विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों का सहारा लेती है, उनसे तकनीकी ग्रहण करती है या उपलब्धियां ग्रहण करती है, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उसने उस विषय से कुछ उधार लिया है, बल्कि उसने अपने विषय में अन्य विषयों से लिए की जो सामग्री है उसको आत्मसात किया है। और इसकी इस आधार पर भी आलोचना नहीं की जा सकती कि ये सिर्फ उधार ली गई सामग्री है। उदाहरण के लिए, यदि एक वैज्ञानिक राजनीति के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के तरीकों को अपनाता है, तो वह अर्थशास्त्र की किसी एक तकनीक को राजनीति शास्त्र में एक तरह से आत्मसात करता है, न कि उसको उधार लेकर के कुछ समय के लिए रखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दूसरे विषय से ली की जो अध्ययन सामग्री या तकनीक है वह उधार ली हुई नहीं होती, बल्कि उसको आत्मसात कर लिया जाता है। इसके अलावा अंतर विषय पद्धति अपेक्षाकृत एक तरह से नया शब्द है, किंतु राजनीतिक अध्ययन की तरह ही ये एक पुराना भी है। पुराने प्रतिभाशाली जो लेखक हैं उनके लिए मानवीय ज्ञान हमेशा संवेदनशील रहा है, इसलिए वे ऐसे चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान में ऐसी पद्धति को शामिल किया जाए जिससे कि मनुष्य के व्यवहार का आसानी से अध्ययन किया जा सके। दूसरा जो दृष्टिकोण है वह है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण की अनुभववादी धारणा अमेरिकी राजनीति विज्ञान की अलग अलग शाखाएं जैसे कि व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत में दिखाई देती है। चार्ल्स बेरियम, लॉसवेल, सोर्टोरी आदि जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने राजनीति विज्ञान के साथ एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है और ये प्रयास किया है कि अर्थशास्त्र में भी राजनीति शास्त्र के कुछ पहलुओं को जोड़ा जाए, इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में भी अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए। और जैसे कि मान लीजिए, अगर हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है और अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमें ये तय करना है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, तो हमें समाज के नज़दीक जाना पड़ेगा और एक तरह से सर्वे करना पड़ेगा, जिसमें समाज विज्ञान जैसे कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का अध्ययन भी करना पड़ेगा। इसमें इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, इसके जो विचारक हैं, उन्होंने एक तरह से इच्छा जाहिर की कि जब भी सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाए तो उनका तुलनात्मक अध्ययन तो किया ही जाए, बल्कि अनुशासनात्मक अध्ययन पर भी अत्यधिक बल देना चाहिए, जिससे कि जो भी परिणाम निकलें वो सदैव हितकारी हों। अगला जो दृष्टिकोण है वह है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण की मार्क्सवादी जो धारणा है वो मुख्य रूप से मार्क्सवाद के सिद्धांतों से मिलती जुलती है। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा भी एक तरह से अंतर्विषयक दृष्टिकोण का प्रमुख आधार माना जाता है। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार मानवीय इतिहास प्रगतिशील है, द्वंद्वात्मक और एकताबद्ध प्रक्रिया है। इतिहास के विभिन्न तत्व हैं जैसे कि राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, समाज है, संस्कृति है इत्यादि। यदि इन सभी तथ्यों को संपूर्ण मानवीय इतिहास के अंगों के रूप में देखें तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन सभी अंगों में अर्थव्यवस्था की अपनी एक भूमिका होती है और एक तरह से निर्णायक भूमिका भी होती है। अतः मार्क्सवाद मानव इतिहास को उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों के रूप में देखता है। मार्क्सवाद के अनुसार उत्पादन की प्रमुख जो प्रणालियां हैं उसमें अलग अलग उन्होंने युग बताए हैं, जैसे कि आदिम युग है, दास युग है, सामंतवाद युग है, पूंजीवादी तथा समाजवाद। किसी विशेष ऐतिहासिक अवस्था में कोई विशेष उत्पादन प्रणाली प्रधान होती है। उत्पादन प्रणाली आधारभूत ढांचा है जिसके ऊपर कानून, दर्शनशास्त्र, राजव्यवस्था, नैतिकता, समाज तथा संस्कृति का उपरा ढांचा है। मार्क्स का ये मत है कि जब भी आर्थिक उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होता है तो इसके ऊपर खड़े संपूर्ण ढांचे में भी परिवर्तन आ जाता है। मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास में उत्पादन की प्रणाली में लगातार सुधार हुआ है, अतः उसने मानव समाज के प्रसंगों में इतिहास की भूमिका को प्रगतिशील बताया है। हम यही कह सकते हैं कि अंतःशासनात्मक जो उपागम है, इसकी जो प्रमुख धारणाएं हैं, चाहे वह परंपरावादी हो, व्यवहारवादी हो, मार्क्सवादी हो, तीनों ही धारणाएं ये अंतःशासनात्मक शासन पद्धति है इसका समर्थन करती हैं। धन्यवाद।